श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हमने इकाई नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे पढ़ी, जिसका प्रकार है पहेलियाँ, जिसमें हमने आखिरी पहेली जो हमारी पढ़ी थी वो हमने जानी, विकल्प के बारे में हमने जाना और रिक्त स्थान के बारे में जाना। आज हम सही वाक्यांश की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पानी बादल का बाप है क्योंकि ऑप्शन पहला यानी विकल्प पहला, पानी की भाप से ही बादल बनता है, पानी से ही बादल का महत्व है और बादल का चेहरा पानीदार होता है। यह पहला विकल्प है, पानी की भाप से ही यानी बाष्प से ही बादल बनता है, जो बात ठीक लग रही हमें। पानी से ही बादल का महत्व है, ये बात प्रश्न से नहीं मिलती। बादल का चेहरा पानीदार होता है, ये भी बात प्रश्न से नहीं मिलती। तो सही जवाब यहाँ हमें क्या मिलेगा? पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि ओस बनने में तारे मदद करते हैं। दूसरा, हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। तीसरा, खुली रात में हवा नहीं होती। प्रश्न क्या है हमारे सामने? ओस खुली रात में बनती है यानी कि झाकड़ खुली रात में बनती है क्योंकि पहला ऑप्शन, ओस बनने में तारे मदद करते हैं, ये बात प्रश्न से नहीं मिलती। कहाँ उससे तारे मदद करेंगे ओस बनने में? तारे तो ऊपर होते हैं। हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जलकणों में बदल जाती है। हाँ, ये बात थोड़ी ठीक रही कि हवा में जो ठंडक होती है उससे जो उसकी बाष्प जो है वो जलकणों में यानी कि छोटे छोटे बिंदु में बदल जाती है, जिसे हम झाकड़ कहते हैं, जो हमें छोटे छोटे पेड़ पौधों पर, छोटे छोटे घास के तिनकों पर दिखाई देती है। तीसरी, खुली रात में हवा नहीं होती यानी खुली रात में हवा नहीं होती, ये बात भी प्रश्न से नहीं मिलती। इसलिए यहाँ जो जवाब हमें मिल रहा है वो है, ओस खुली रात में बनती है क्योंकि हवा में ठंडक होने से उसकी बाष्प जल कणों में बदल जाती है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप सही वाक्यांश लिखो, परीक्षा में जब भी आपको पूछे जाए या नोटबुक में, कक्षा में आपके शिक्षक, विषय शिक्षक आपको लिखाए, तो एक बात जरूर से ध्यान रखो, जब भी आप सही वाक्यांश लिखो तो पहले प्रश्न इस प्रकार लिखो, उसके बाद उसके जो 3 विकल्प है उस तरीके से सिर्फ अ, ब, क या फिर 1, 2, 3 नंबर करके लिखो और बाद में उसका उत्तर इस प्रकार से लगाओ। पहले प्रश्न और फिर आखिर में जब उत्तर लिखो तब नीचे इस प्रकार से टूटक टूटक रेखा बनाओ, ताकि परीक्षक या फिर विषय शिक्षक को ये बात सही तरीके से दिखे। इस तरीके से अगर आप प्रश्न लिखोगे तो आपका प्रश्न सुंदर भी दिखेगा और पढ़ने लायक भी बनेगा और परीक्षा में गुण लेने योग्य भी बनेगा। इसलिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप प्रश्न लिखो तो इस तरीके से उसे पेश करो ताकि उसे गुण मिले और आपकी स्वच्छता, आपका काम शिक्षक को दिखाई दे। बस इस इकाई में 2 ही सही वाक्यांश थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ढूंढते रह जाओगे इकाई नंबर 7 पहेलियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब जो हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो प्रश्न है 5-6 वाक्य यानी कि विस्तृत प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, शेर कैसा राजा है? ये कैसा प्रश्न है कि शेर कैसा राजा है? शेर को राजा कहा गया है, लेकिन कैसे? देखिए बच्चों, यहाँ मैंने इकाई का नाम लिखा है और इकाई का प्रकार लिखा है। आप जब भी किसी भी इकाई में विस्तृत प्रश्न लिखें तब एक बात को जरूर ध्यान में रखें कि जब भी आप जवाब लिखे यानी कि उत्तर लिखे तब पहले उस प्रश्न की इकाई का नाम, उस इकाई के लेखक या कवि या फिर उसका जो प्रकार है वह लिखना ना भूलें। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर दिखेगा और परीक्षक को भी आपका प्रश्न चेक करने में बहुत ही मज़ा आएगा और वो जानेंगे कि आप किस तरीके से सारी बातों को महत्व देते हो। फिर से प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शेर कैसा राजा है? यह प्रश्न हमारे सामने अभी भी अधूरा है, सो जवाब देखते हैं। राजा महल में रहता है। प्रश्न है, शेर कैसा राजा है? यहाँ राजा की बात की जा रही है कि राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता, जंगल ही उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी जंगल का राजा है। का क्या कहा गया है कि राजा महल में रहता है। बिल्कुल सही बात, राजा राज्य करता है इसलिए वो महल में रहता है, बड़े से सुंदर से महल में, बढ़िया से पलंग पर सोता है, सुसज्जित गादी तकियों से भरे हुए पलंग पर वह सोता है। परंतु शेर को भी राजा कहा गया है, तो शेर कैसा राजा है? शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं है, जिसके पास आलीशान और शानदार पलंग नहीं है, जंगल ही उसका महल है, जंगल को ही अपना महल वो मानता है, जंगल का ही वह राजा है।
उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है। जैसे राजा के पास धन संपत्ति वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, वैसा ऐश्वर्य शेर के पास नहीं है। वो तो जंगल में रहता है, जंगल ही उसका महल है। उसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है। मतलब कि यहाँ हमें ये पुष्टि कर दी गई है कि शेर राजा क्यों है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास महल है, ना ही सोने के लिए पलंग है, ना ही धन संपत्ति है, ना ही कोई खजाना है, फिर भी वह जंगल का राजा है। तो क्यों? उसके पास ना सोने के लिए पलंग है, ना रहने के लिए जगह है। वो वन में रहता है, घर में या महल में नहीं। रहने के लिए जगह तो है उसके पास, लेकिन वो वन में रहता है और वही उसका महल है। इसीलिए वह कहाँ का राजा है? वन का राजा है। इसलिए शेर कैसा राजा है हमें पता चल गया। राजा जो महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, लेकिन शेर ऐसा राजा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास बढ़िया पलंग है या ना ही उसके पास महल है। वह वन में रहता है और साथ ही वहीं अपना गुजर बसर करता है, यानी कि शेर इस प्रकार का राजा है। दूसरा प्रश्न है, पहेलियों का क्या महत्व है? प्रश्न दूसरा, पहेलियों का क्या महत्व है? यहाँ भी बच्चों देखो मैंने लगाया है इकाई का नाम और इकाई का प्रकार। प्रश्न क्या है? पहेलियों का अपना क्या महत्व है? पहेलियों से हमें क्या मिलता है? पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उसके हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है, पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत ही उपयोगी है। क्या महत्व बताया गया है पहेलियों का? पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, बिल्कुल सही बात बच्चों। हमने इकाई नंबर 7 यह देखी, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की भांति भांति की पहेलियाँ देखी, और उन भांति भांति की पहेलियाँ सुलझाने में हमें कितना मनोरंजन आया कि सोने को पलंग नहीं, जहाँ से हमने शुरुआत की पहेली की, तो जैसे ही वो शुरुआत हुई वैसे ही आप समझने लगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। मतलब आपका दिमाग सोचने लगा, आपका मनोरंजन होने लगा। मतलब इकाई से कुछ अलग ही आपको मिला। जो लंबी लंबी इकाई हमारे भाषा क्रम में होती है, हमारे विषय वस्तु में होती है, उस इकाई से छोड़कर यह पहेलियाँ बिल्कुल अलग है, जो हमारा मनोरंजन करती है। उसके हल करने से हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। यानी कि गणित में जब आपको अलग अलग प्रश्न मिलते हैं, अलग अलग सम्स जब आपके सामने आते हैं, तो उसे हल करने के लिए आप अपना दिमाग लगाते हो, अलग अलग सूत्रों का उपयोग करते हो, बहुत सोच कर समझ कर एक के बाद एक स्टेप्स रखते हो, और उसके बाद उसका जवाब जब मिलता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मतलब कि आपकी सोचने और विचारने की शक्ति बढ़ती जाती है। जितना कोई प्रश्न आप अपने दिमाग को दोगे, उतनी बार आपका दिमाग उस बात को सोचते रहेगा, विचार करते रहेगा, और आखिर में उसका जवाब, उसका हल आपको मिलेगा। और जब तक आपको उसका हल नहीं मिलेगा, तब तक आपका दिमाग सोचता ही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान, यानी कि भाषा का जो अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, उसका माध्यम हमें पता चलेगा किस प्रकार भाषा हमें हमारे लिए मनोरंजन का काम करती है। उसमें 2 तरीके के शब्द का उपयोग किया जाता है, अनेकार्थी शब्द का उपयोग किया जाता है, शब्दों का प्रास लगाया जाता है, भाषा में अलग प्रकार का सौंदर्य लाया जाता है, काव्य के स्वरूप में पहेलियाँ आती है, जिसे सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। भाषा का ज्ञान बढ़ता है, और भाषा का ज्ञान बढ़ने के साथ साथ एक ही भाषा नहीं, लेकिन हमें अलग अलग प्रकार की सारी भाषाओं का ज्ञान मिलता जाता है, और साथ ही उस भाषा का महत्व भी पता चलता है। फिर वो पहेली गुजराती में हो, हिंदी में हो, या फिर संस्कृत में हो। पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। पहेलियों के माध्यम से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। उसके साथ ही हम तर्क लगाने लगते हैं। कोई भी बात पर हमारा दिमाग सोचने लगता है जब तक उसका जवाब नहीं मिलता, यानी कि हम तर्क लगाते हैं, और तर्क लगाने के साथ साथ हमारा दिमाग उस पर जब सोचने लगता है तो वह दिमाग विस्तृत होता जाता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कठिन प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनते हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत ही उपयोगी है। यानी कि आप जैसे बच्चों के लिए ऐसी पहेलियाँ बहुत ही उपयोगी है। तो क्योंकि आपका दिमागी विकास हो अगर करना है, तो आपके सामने ऐसी पहेलियाँ रखनी है, ताकि आप उन पहेलियों को देखकर सोचें, और सोचकर अपने दिमाग पर जोर लगाएं, और उसका जो उत्तर है वो उत्तर पाने की कोशिश करें। और उत्तर पाने की कोशिश अगर आपने कर ली, तो समझ लीजिए कि आपका मानसिक विकास सही है, आपकी तर्क शक्ति बिल्कुल ही सही है, आपको जो भाषा का ज्ञान मिला वो बिल्कुल ही सही है, और आपकी सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल सही मायने में बढ़ रही है। बच्चों, आगे हम जाते हैं। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिखा है, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? यह प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? सब लोग ऐसे कहते हैं कि मोबाइल, टेलीफोन ये चुगलखोरी करने के साधन हैं। इस पर हम इधर उधर की बातें करते हैं। हमने मुहावरे
हमने पहेलियों में भी देखा कि चुगलखोर कौन कहलाता है, जो इधर की बात उधर करता है। लेकिन बच्चों, यहाँ जो ये प्रश्न है इसमें आपको अपना अंदाज़ लगाना है, अपने तरीके से आपको बताना है कि फ़ोन और मोबाइल का उपयोग क्या है, उससे हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, उसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं और उसके उपयोग से किस प्रकार जनमानस एक दूसरे के नज़दीक आता जा रहा है। यानी फ़ोन का सही मायने में क्या उपयोग होता है, किस तरीके से वो हमें उपयोगी है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके होने से हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके होने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और उन फ़ायदों का उपयोग हम सही तरीके से किस प्रकार करते हैं। ये सारी बातें बच्चों आपको अपने विचार से लिखनी है, आपको अपने अंदाज से लिखनी है, ताकि आपको पता चले। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं ख़त्म होता है। अस्तु।